कैसे हैं मित्रों। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, कंप्यूटर में हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा वो सीधा सीधा मेमोरी डिवाइस है। और मैं कंप्लीट मेमोरी जो है भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सारा मैं आपको करवा दूँगा। ठीक है, ये आज हमारी क्लास नंबर 7 है। इससे पहले 6 क्लासेस ऑलरेडी चैनल के ऊपर आ गई हैं। जो लोग नए हैं वो जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको कमेंट में मिल जाएगा या फिर मैं आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, देखिए बहुत शानदार क्लास है मेमोरी की और मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर कहीं सवाल हमें मिलेगा। और आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्लासेस को, आपको खूब लाभ होगा इसमें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की अपन लोग। और आज हम मेमोरी डिवाइस की तरफ चल रहे हैं। देखो, सबसे पहले मेमोरी डिवाइस, डिवाइस का मतलब होता है बच्चे उपकरण। मेमोरी का मतलब भंडारण। ठीक है, यानी कि डेटा या कोई सूचना है उसको स्टोर करने के जो उपकरण होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी डिवाइस कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसे भी जितने भी ऐसे भी उपकरण हैं जिनमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि जो आपको स्टोरिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करवाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम मेमोरी डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर आप सभी को पता है बाइनरी पर काम करता है, तो ये सब आप जानते हैं। अब देखो, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर डाला है मेमोरी की इकाइयाँ। बहुत महत्वपूर्ण है मेमोरी की इकाइयाँ, बहुत ध्यान से देखना अच्छे से। देखिए, आप सभी को पता है कि सबसे छोटी जो स्मॉलेस्ट हमारी जो मेमोरी यूनिट है बच्चे होता है बिट। बिट होता है और बिट में जो हमारी बेसिक इकाई है कंप्यूटर की वो 0 और 1 है। ठीक है, यानी कि वो इसके अंदर आती है, इसी को हम बाइनरी भी बोलते हैं। तो ये होता है मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, है ना। अब देखो, यहाँ से कई बार सवाल बनता है, जब 4 बिट आपस में मिलते हैं तो एक निबल बनता है, और जब 8 बिट मिलते हैं तो 1 बाइट मिलता है। इसका मतलब 1 बाइट बराबर क्या होता है, 8 बिट और 2 निबल। ठीक है, आप ये भी डालना, 2 निबल, NI 2 निबल, ये भी डाल देना आप। ठीक है, तो 1 बिट 0 1 होता है, 1 निबल 4 बिट होता है, 1 बाइट 8 बिट होता है और 1 बाइट 2 निबल होता है। मतलब देखो नीचे दिया है। ठीक है, 1 KB यानी किलोबाइट होता है 1024 बाइट। इसको हम 2 की पावर 10 बाइट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप। 1 MB को हम 1024 KB या 2 की पावर 20 बाइट भी लिख सकते हैं। 1 GB को कितना होता है, 1024 MB होता है, इसे 2 की पावर 30 बाइट भी लिख सकते हैं। आप इसे देख सकते हो, हम लोग इसे साथ साथ ऐसा भी लिख सकते हैं। 1 TB यानी 13 बाइट 1024 GB, 1 PB पेटाबाइट यानी 1024 TB, 1 EB, देखो अधिकतर PB EB तक खत्म हो जाता है, 1024 PB होता है। 1 ZB यानी जेटाबाइट 1024 एक्साबाइट होता है। 1000 YB यानी योटाबाइट 1024 जेटाबाइट होता है। एक ब्रोटाबाइट 1024 योटाबाइट होता है और एक जियोबाइट होता है 1024 ब्रोटाबाइट। ठीक है, ये मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है। तो आपको कम से कम 2 बातों का पता होना चाहिए। सबसे छोटी आपकी क्या होती है, बिट होती है, और सबसे बड़ी इकाई क्या होती है आपकी मेमोरी की, जियो बाइट होती है। ठीक है, इसको हम 2 की पावर 100 बाइट भी बोल सकते हैं। यहाँ से आपको बहुत सारे सवाल जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि ये पूरी की पूरी जो मेमोरी इकाई यहाँ पर आपको दिखाई गई है। ठीक है, देखो यहीं पर आप लोग देखना कि सबसे छोटी इकाई बिट है। बिट है सबसे छोटी इकाई। बिट से बड़े होते हैं निबल, निबल से बड़ा होता है बाइट, बाइट से केबी, केबी से मेगाबाइट, जीबी, टीबी और आपका पीबी। ठीक है, तो ये पूरी सीरीज़ है। तो आपसे यहाँ से सवाल बेटा बन सकता है कि सबसे छोटा क्या है, बढ़ता हुआ, और बनता है। ये इंपॉर्टेंट होता है बच्चे। यहाँ से लगातार कई बार पेपर में ऐसा होता है कि आपको सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सीरीज़ आपको पता होनी चाहिए, तो आप ध्यान से देखना इस वाली सीरीज़ को। अब देखो, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। 1 MB कितना होता है, 1 MB में देखो 1024 आपके KB होते हैं और 1 KB में आपका 1024 बाइट होते हैं। दोनों की गुणा करोगे तो 10 48 576 आपके बाइट आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा सवाल पेपर में पूछा गया था कि 1 MB में कितने बाइट होते हैं, तो आप इसे ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसा कई कई से चीज़ें पूछी जा सकती हैं। 1 GB में कितने बाइट होते हैं, तो आपको उसी के हिसाब से आप लोग कैलकुलेट भी कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो, दूसरी चीज़ यहीं पर हम लोगों ने बताया कि कंप्यूटर में वर्ड लेंथ होती है बच्चे, यानी आपने सुना होगा 32 बिट 64 बिट लैपटॉप, 64 बिट कंप्यूटर, 32 बिट, यानी कि ये एक
तरीके से डाटा स्थानांतरण की गति होती है, जिसके कंप्यूटर की बिट जितनी ज़्यादा होती है वो उतनी ही फास्ट काम करता है। बस आप ये ध्यान रखना, यानी कि आप 32 और 64 पे हैं तो आप 64 खरीदते हैं तो यानी कि वो बहुत ही तेज़ काम करेगा 32 की अपेक्षा। ठीक, बात शुरू करते हैं मेमोरी की। देखिए मेमोरी में आपकी दो प्रकार की मेमोरी होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी यानी कि प्राथमिक मेमोरी, एक होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में को हम ही क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं, मुख्य मेमोरी भी कहते हैं, आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं। आंतरिक मेमोरी कहने के पीछे सीधा सीधा लॉजिक ये है कि ये हर समय कंप्यूटर से जुड़ी रहती है, सीधे सीपीयू के संपर्क में रहती है, कंप्यूटर के अंदर रहती है, इसलिए इसको हम प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। इसका जो टाइम होता है, एक्सेस टाइम होता है, वो बहुत छोटा होता है, माइक्रो सेकेंड्स में होता है, यानी कि बहुत कम समय लगता है इसको एक्सेस करने में। ठीक, ये होता है प्राइमरी मेमोरी। अब देखो प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट हैं हम जो पढ़ते हैं बेसिकली, दो दिन वैसे तो ज़्यादा पढ़ते हैं, रैम और रोम पढ़ते हैं, तो हम अभी रैम की बात कर रहे हैं। देखिए रैम का मतलब होता है बच्चे रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम की एक तो फुल फॉर्म कई बार पेपर में दिखती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका मतलब क्या है, देखो रैंडम का मतलब होता है कहीं भी, एक्सेस का मतलब जहाँ आपको परमिशन मिल सकती है। तो ये ऐसी मेमोरी है जैसे कि ये मान लिया कि ये एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैम है, तो कोई डेटा इसमें ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ जैसे ही कंप्यूटर का आवश्यकता पड़ती है ये वहीं से रैंडमली कहीं से भी उस डेटा को अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ कर सकता है। ठीक है, इसलिए मेन एक्सेस मेमोरी भी आपकी क्या कहलाती है, रैम कहलाती है। सबसे पहले काम यहीं पर हो रहा होता है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ये एक तरीके की वोलाटाइल मेमोरी है, यानी वोलाटाइल का मतलब होता है अस्थायी मेमोरी है, और इसको इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। अस्थायी मेमोरी से मतलब ये होता है कि यदि मान लिया इसके अंदर कोई डेटा है, पावर ऑफ हो जाएगी तो वो डेटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा, यानी कि पावर चले जाने पर डेटा भी क्या हो जाता है बच्चे, डिलीट हो जाता है। ठीक है, लेकिन सारा काम कहाँ चल रहा होता है, रैम में चल रहा होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसलिए कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी भी किसको बोलते हैं अपन लोग, रैम को कह देते हैं। तो रैम का बहुत ध्यान रखना है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। दूसरी बात है ये कैसी है, वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, ध्यान रखना कैसी है, वोलेटाइल मेमोरी है। अब देखो रैम के बेसिकली 4 प्रकार हैं, एक डी रैम है, एक एस रैम है, एक एस डी रैम और एक डी डी आर एस डी रैम है। डी रैम का मतलब, रैम का मतलब तो वही रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी का मतलब होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं इसको। ठीक है, आप देखते हैं ना कंप्यूटर को हम बार बार रिफ्रेश करते हैं तो इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा उपयोग किसका होता है, डी रैम का होता है, क्योंकि सस्ती होती है थोड़ी सी। ठीक है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसे बार बार क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए स्टैटिक रैम, ये सवाल पूछा गया है पेपर में, स्टेटमेंट बना के दिया था यहाँ पे, स्टेटमेंट फर्स्ट में कुछ और थे, स्टेटमेंट सेकंड में दिया गया था कि डी रैम एस रैम से महंगी होती है। ये स्टेटमेंट दिया गया था कि डी रैम एस रैम से महंगी होती है, जबकि ऐसा नहीं है, एस रैम ज़्यादा महंगी है। ठीक है, इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और आपकी जो शेयर मार्केट वगैरह है उसके यूज़ में हम किसको लेके आते हैं, एस रैम को आते हैं। ठीक है, बाकी सारे सवाल भी करवाऊंगा मैं आपको उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है कि सवाल कहाँ से मिलेंगे, कौन कौन से सवाल हैं, वो भी मैं आपको करवा दूँगा। ठीक है, तो डी रैम और एस रैम क्लियर हो गई आपकी। साथ ही साथ देखिए एस डी रैम और डी डी आर एस डी रैम है। देखिए रैम तो मतलब वही है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस का मतलब सिंक्रोनस डायनामिक, यानी कि सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। एक आपका डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो ये 4 प्रकार का रैम मिलता है आपको। देखिए इसमें ज़रूरी बात है कि एस रैम और डी रैम में आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी आवश्यकता है, और डी रैम और एस रैम में मैंने आपको बताया वो डायनेमिक है, वो स्टैटिक है, बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती ये। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद देखिए आपकी बात आती है रोम की बात आती है, यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी है उसका दूसरा हिस्सा क्या है, वो होता है रोम। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, ये वॉर्म पे काम करती है, यानी कि राइट वंस रीड मैनी, एक बार अगर इसमें लिख दिया तो बार बार आप पढ़ सकते हैं। ये एक तरीके से स्थायी मेमोरी है बच्चों, नॉन वोलेटाइल होती है। ठीक है, स्थायी मेमोरी का मतलब है कि आप इसका पावर ऑफ भी कर देंगे तो इसमें जो स्थापित जो आपका जानकारी है, डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, वो उसमें से डिलीट नहीं होती। ठीक, इसको बिल्ट इन मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही कंप्यूटर को डिज़ाइन किया जाता है, रोम को डिज़ाइन किया जाता है, रोम को बनाया जाता है, तो इसमें पहली बार में जो लिख दिया जाता है, ठीक है, तो वो जीवन भर चलेगा, वो कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, इसलिए रोम के अंदर जितने भी स्थायी प्रोग्राम होते हैं बच्चों वो डाले जाते हैं। ठीक है, जैसे बायोस जो आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, ये इसके अंदर डाला जाता है, यानी कि जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो वो जानकारी किसके अंदर होती है बच्चे, वो रोम के अंदर होती है। आपने देखा नहीं, कंप्यूटर का हमेशा ऑन होने का तरीका सेम ही रहता है, पावर ऑफ भी कर दोगे तो वो जानकारी हमेशा उसमें बनी रहेगी। वहीं अगर उल्टा हम उसे रैम में रख देते, रैम में रख देते तो रैम में अगर रख देते तो वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, फिर कंप्यूटर भूल जाता है कि उसे करना क्या है, इसलिए हमने उसे रोम में रखा। ठीक है, तो ये आपकी स्थायी मेमोरी होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। इसी के अंदर आपका बायोस के अंदर ही पोस्ट होता है, यानी कि
जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो वो आपका सेल्फ टेस्ट करता है सबसे पहले, ठीक है। तो वो पोस्ट हम आगे पढ़ेंगे इस चीज़ों को, ये सब बताऊंगा मैं आगे, बूटिंग वूटिंग क्या होती है, सब चीज़ें अभी आगे आगे जब हम बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाएंगी। तो अभी तो आप केवल रोम पे फोकस करिए, रीड ओनली मेमोरी है और नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। ये सब बातें देखो यहीं पे मैंने एक नोट करके डाल दिया था, क्योंकि ये सवाल पेपर में आ गया था तो इसलिए मैंने डाल दिया था कि जो कंप्यूटर के अंदर वो घड़ी होती है ना, घड़ी, तो चलाने के लिए हम लोग सीमोस बैटरी का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। छोटी टाइमिंग चलते हैं ना कंप्यूटर के साइड में, नीचे की तरफ दाईं तरफ में, ठीक है। जैसे ही कंप्यूटर का पेज है तो इधर दाईं तरफ में टाइमिंग चलती है, डेट वगैरह, डेट है ना, डेट है, टाइम वगैरह जब आते हैं तो वो यहाँ पे दिखाई देता है। तो उसके लिए हम लोग सीमोस बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। सीमोस मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर वगैरह, उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला होता है रोम के प्रकार। देखो रोम के प्रकार सबसे पहले पी रोम है, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डेटा को लिखने के बाद मिटाया नहीं जा सकता, यानी कि पी रोम में आपकी ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि उसे बार बार आप मिटा सकते हैं। एक बार डाटा लिखा गया तो लिखा गया, ख़त्म, ठीक है। ई पी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये इरेजेबल का मतलब क्या है कि उसको मिटाया जा सकता है, यानी कि डेटा को बार बार मिटाकर लिखा जा सकता है, ये यहाँ पे होता है। और इसके अंदर जो इरेजिंग टेक्नोलॉजी यानी जिसकी सहायता से इसको डेटा को मिटाया जाता है उसको बोलते हैं यूवी रेडिएशन, यानी कि जो आपका पैरामैग्नेटिक विकिरण है इसकी सहायता से ईपी रोम में लिखे गए डेटा को हटाया जाता है। ये सवाल बहुत बार पेपर में आता है आपका कि ईपी रोम में जो इरेजिंग टेक्नोलॉजी है, यानी कि डेटा को हटाने वाली, डेटा को मिटाने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो कौन सी है, वो यूवी रेडिएशन की टेक्नोलॉजी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों के लिए। इसके अलावा देखिए तीसरा प्रकार है डबल ईपी रोम होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसमें जो हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत की मदद से डेटा को चेंज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और ईपी रोम का सबसे बढ़िया जो उदाहरण है वो है आपकी फ्लैश मेमोरी, और फ्लैश मेमोरी में आते हैं बच्चे पेन ड्राइव वगैरह आ जाते हैं। अभी हम आगे इस पर बात भी कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ना पेन ड्राइव को बार बार आप कंप्यूटर में लगा के डेटा चेंज कर सकते हैं, डाल सकते हैं, ये सारी की सारी क्या है ईपी रोम के अंतर्गत आते हैं। और इसका प्रयोग हम अमूमन करते हैं कहाँ, अनुसंधान में उपयोग करते हैं आपका डबल ईपी रोम को, ठीक। इसके बाद देखिए एक होता है रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी क्या होती है, ये सबसे छोटी मेमोरी होती है। आगे मैंने एक चार्ट भी बनाया है, मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे छोटी मेमोरी है और सबसे तेज़ मेमोरी होती है। ध्यान रखना कैश मेमोरी सबसे तेज़ नहीं होती है, सबसे तेज़ क्या होती है, रजिस्टर मेमोरी होती है। झटका लग गया होगा ना सुन करके, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में रजिस्टर मेमोरी नहीं आता, इसलिए हम ऐसे सवाल का जवाब जो कई बार आपको दिखा होगा उसमें कैश मेमोरी आता है, ठीक। लेकिन ये ध्यान रखना कि सबसे तेज़ जो मेमोरी हमारी वो रजिस्टर मेमोरी है, ठीक है, क्योंकि सबसे तेज़ है, सबसे छोटी है, इसलिए सबसे कम डेटा इसमें स्टोर होता है। और ये आपकी कैसी मेमोरी है, एक अस्थायी मेमोरी है, ठीक। इसके बाद ये जो कैश मेमोरी होती है, तीव्र प्राइमरी मेमोरी है, बार बार उपयोग में लाने वाले डेटा को कैश मेमोरी में रखा जाता है, ठीक है। अस्थायी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। यानी कि देखो ढंग से देखना, इसे कैश मेमोरी को अभी इंपॉर्टेंट है। सीपीयू के अंदर जैसे मान लीजिए कोई डेटा है, तो सीपीयू को उस डेटा मतलब सीपीयू को उसका प्रोसेसिंग करना है, और आप एक ही डेटा को बार बार इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो कहाँ चली जाती है, वो कैश मेमोरी में चला जाता है। क्योंकि कंप्यूटर को ये पता चल जाता है कि ये डेटा का बार बार इस्तेमाल करता है, तो उसको आने वाली मेमोरी में से ना लेकर के पहले ही एक छोटी मेमोरी में रख दिया जाता है। इसको हम कैश मेमोरी क्या देते हैं, ठीक है, ताकि कंप्यूटर को अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो वो, जैसे मान लिया कि एक नाम है, आप जैसे आपने वो भी देखा होगा ना कि आप इंटरनेट में कोई चीज़ें सर्च करते हो, तो आप जैसे सी डालते हो, तो जैसे आप मान लिया कोई क्लास सर्च कर, जैसे आप तक्षशिला को बार बार सर्च करते हो, तो जैसे आप टी लिखोगे तो सबसे पहले उसमें बना आ जाएगा तक्षशिला, तो आप उसे फिर सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही होता है कंप्यूटर के अंदर, तो जो मेमोरी होता है इसे आप बार बार यूज़ करते हो, ठीक है, यानी कि सीपीयू की मेमोरी भी इसको बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये स्पीड 4 गुना तक बढ़ा देता है, और डायरेक्टली डेटा किससे लिया जाता है, कैश से लेता है, ठीक है। सीपीयू क्या करता है, फिर सारा डेटा कैश से लेता है, क्योंकि वो मेमोरी जो रैम में रखा गया था डेटा था या अन्य मेमोरी में रखा गया डेटा था, जब सीपीयू को ये पता चल जाता है कि इसका बार बार इस्तेमाल कर रहा है हम लोग, तो डेटा को वो कैश में ले आता है और उस कैश से फिर तेज़ी से स्पीड से वहाँ पे काम होने लगता है, ठीक है। ये कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी जो होती है वो रजिस्टर होती है। अगर रजिस्टर मैंने लिखा देखो यहाँ पे, यदि रजिस्टर ऑप्शन में नहीं हो तो आप किसके साथ जाएंगे, कैश मेमोरी के साथ चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका मैंने क्रम भी बना दिया कि सबसे तेज़ मेमोरी रजिस्टर है, उसके बाद कैश है, फिर रैम है, फिर रोम है, यानी फिर ये पूरी की पूरी श्रृंखला है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। तो रैम रोम की बात हो गई। इसके बाद आती है बच्चे सेकेंडरी मेमोरी, वो प्राथमिक मेमोरी थी जिसमें आपने रैम और रोम देखा। रैम में फिर आपने इसका डी रैम, आपका एस रैम, ठीक है ना, फिर एस डी रैम, फिर डी डी आर एस डी रैम देखा। तो इस तरीके से अलग अलग टेक्नोलॉजी के हिसाब से यहाँ पे ये है।
अगला आता है देखो बच्चे सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि जो द्वितीयक मेमोरी है, यानी कि ये एक्सटर्नल होती है, बाहर से जोड़ी जाती है, ऑक्सिलरी होती है और नॉन वोलेटाइल होती है, यानी कि ये आपकी स्थायी मेमोरी होती है। इसके दो प्रकार हैं, एक तो होता है आपका सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस, यानी कि जैसे कि आपने देखा कि जैसे मैं कहूँ कि 1 2 3 4 या 5 है, तो सीक्वेंस से चलेगा, पहले के बाद दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। जैसे आपने पुराने टाइम में वो टेप रिकॉर्डर देखे होंगे, ठीक है, टेप रिकॉर्डर में जो होते थे, जो कैसेट वाले होते थे ना टेप रिकॉर्डर, तो उन्हें लगा करके जब आप गाना सुनते थे तो पहले पहला ही गाना चलेगा, अगर आप उसे बढ़ाते हो तो फिर दूसरा चलेगा, फिर तीसरा चलेगा, और ऐसा नहीं हो सकता कि आपने डायरेक्ट सीधा 10 पे जंप कर दिया हो, ठीक है, ऐसा नहीं होता, वो सीक्वेंस के साथ चलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपका क्या, सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस होती है। एक होते हैं आपके डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस, यानी कि आप डायरेक्ट किसी पर भी पहुंच सकते हो, आप उस सीडी में या उस डिवाइस में जितना डेटा रखा गया उस डेटा के किसी भी पार्ट को आप तुरंत एक्सेस कर सकते हो, ठीक। सिक्वेंशियल में आपका मैग्नेटिक टेप है, जो आपने कैसेट देखी होगी, जो मैं आपको दिखाता भी, तो ऐसी कुछ होती थी, बीच में ऐसे गोल गोल पहिए होते थे, उनके ऊपर वो टेप लिपटी होती है, एक मैग्नेटिक टेप जो ऐसे चलती थी पहिए की तरह, रील की टाइप की चलती थी, आपने देखी होंगी पुराने समय में, ठीक है। सीक्वेंशियल में क्या लगता है, डेटा को पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि एक सीक्वेंस के थ्रू चलते हैं और एक के बाद एक के बाद एक आता है, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा समय भी लगता है, ठीक है। दूसरी होती है आपके बच्चे, इसको बोलते हैं अपन लोग डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। इसके 3 पार्ट हैं, एक तो मैग्नेटिक डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क में फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, CD रोम है, रोम है, CD RW है, DVD है, ये सब इसके पार्ट है। मेमोरी स्टोरेज में आपका फ्लैश ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, तो ये सब इसके पार्ट हैं। देखो यहाँ से इस चार्ट से भी कई बार आपको पेपर में सवाल मिलेंगे, वो सीधे सीधे पूछते हैं कि निम्न में से कौन सी डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस नहीं है, या डायरेक्ट एक्सेस जो मेमोरी है उसका पार्ट नहीं है, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन में सिक्वेंशियल आता है। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बाकी इसमें जो कैसे सवाल बने हैं या कैसे सवाल बन सकते हैं, वो सारे सवाल भी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है, उस पर भी लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो थोड़ा थोड़ा हमने कोशिश की है इसको बताने की। देखिए जो फ्लॉपी डिस्क होता है आजकल यूज़ में नहीं है बहुत ज़्यादा, तो ये 3 प्रकार की होती है। 8 इंच में 80 के बी तक की मेमोरी स्टोर की जा सकती थी। 5.25 इंच ये साइज़ के हिसाब से होती थी बच्चे, इसमें 360 थे 1.2 MB की, एक 3.5 इंच होती थी 330 के बी से 1.44 MB की, इस तरीके से कुछ इसमें होता है, तो आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक होती है आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव, ये एक फिक्स्ड ड्राइव है जिसकी अपनी कैपेसिटी है 256 GB, 512, 1024, 1 TB, ठीक है। ये सब बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको पेपर में इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से लगभग आपको सवाल देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन इस चित्र को ना, इस एक डायग्राम को आप जरूर ध्यान रखना कि ये मैग्नेटिक डिस्क है, कौन कौन से इसके पार्ट हैं, ऑप्टिकल डिस्क के कौन कौन से पार्ट हैं, मेमोरी स्टोरेज डिवाइस के कौन कौन से पार्ट हैं, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क जो होती है, जो प्रकाशीय डिस्क होती है, इसमें लेज़र बीम का इस्तेमाल करते हैं हम डेटा को करने के लिए, और इसके ट्रैक्स जो होते हैं वो सर्पिलाकार होते हैं। अभी बताऊँगा कि मैं आगे ट्रैक्स क्या होते हैं, ठीक। देखो इनको जोड़ने के लिए फिर अलग अलग टेक्नोलॉजी है, जैसे ATA, SATA है, पाटा है, SCSI है, ठीक है, यानी एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है। आप चाहो तो इसकी फुल फॉर्म याद रख सकते हो, ठीक है। सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेरेंस होता है। इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, आप इसे चाहे तो स्किप कर सकते हो, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें देखो आप ये ध्यान रख सकते हो कि हार्ड डिस्क जो होती है उसको हम RPM में घूमते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट में काउंट करते हैं, और ज़्यादातर हार्ड डिस्क के जो RPM है वो 5400 से 7200 RPM के बीच होता है, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर में हम SSD का इस्तेमाल करते हैं, जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। HDD जो अपडेटेड वर्जन होता है इसका, और ये लगा करके कंप्यूटर में की स्पीड को बहुत तेज़ी से चलाया जा सकता है, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती है, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक टेप जो एग्जांपल है वो सिक्वेंशियल मेथड मीडियम का एग्जांपल है, मैंने आपको बता दें कार्मिक माध्यम बोलते हैं। मैग्नेटिक टेप का मतलब वही है कि एक टेप होती है जिस पर वो जो कैसेट होती थी, आप इसके उदाहरण को वैसे समझिए बस, ठीक है। आपने पुरानी नाई की दुकानों में देखा होगा, बार्बर की दुकानों में पुराने समय में बहुत ज़्यादा चलती थी, और वो टेप रिकॉर्डर जो होते थे, वॉकमैन, कभी आपने सुना होगा वॉकमैन, ठीक है। आप घर में कोई बड़ा होगा आप तो उसे याद होगा, वॉकमैन होते थे, एक छोटे पॉकेट टाइप के होते थे, तो आप साइड में लगा के उनसे सुन सकते थे, ठीक है। वो इसी कंसेप्ट पे काम करते थे, ठीक। इसके बाद देखो आगे देखो, ये CD जो ऑप्टिकल डिस्क थी उसके उदाहरण है सारे सारे। CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। इसका साइज लगभग कितना होता है, ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, बिल्कुल भी। आप केवल फुल फॉर्म का ध्यान रखना है, तो मैंने डाली भी हैं चीज़ें बढ़ाने के लिए, लेकिन आप इसको याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है कितना साइज है क्या है। आप सीधा ध्यान रखिए CD किसका एग्जांपल है, ऑप्टिकल डिस्क का एग्जांपल, और CD की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। CDR वॉर्म पे काम करती है, यानी कि राइट वंस रीड में नहीं है।
कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल है, इसकी फुल फॉर्म है, ये ध्यान रखना है। CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल है, यानी कि एक बार आपने डिस्क बना दी उसको दोबारा हटा करके इस्तेमाल किया जा सकता है, दोबारा उसको लिखा जा सकता है, यहाँ पर उसको लिखा नहीं जा सकता। CD-ROM जो होती है वो CD का मतलब तो कॉम्पैक्ट डिस्क है, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसका इस्तेमाल करते हैं ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आती है और इसमें इंफ्रारेड लेज़र बीम डेटा को पढ़ने के लिए इंफ्रारेड लेज़र बीम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, साइज़ आपका लगभग 700 MB के आसपास होता है। आपने CD प्लेयर वगैरह देखे होंगे, तो CD प्लेयर में जो कैसेट्स आती थी ना वो, तो उस कैसेट्स के नीचे देखो तो एक लेंस होता था, जिस लेंस से एक बीम निकलती थी, जो आपकी कौन सी बीम होती थी, आपकी लेज़र बीम होती थी। ठीक है, वही लेज़र बीम का हम इसमें क्या करते थे बच्चों, इस्तेमाल करते थे। ठीक है, आपने CD को, आपको याद होगा CD प्लेयर होते थे घर पे। DVD का आप ध्यान रख सकते हैं, DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल वीडियो डिस्क होती है। ठीक है, सिंगल लेयर 4.7 GB की, डबल लेयर 8.5 GB की। साइज़ बिल्कुल भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ब्लू रे डिस्क होती है आपकी, जो आपकी हाई डेफिनेशन वीडियो होती है उनको रखने के लिए ब्लू डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। सिंगल लेयर में 25 GB डेटा आ सकता है, डबल लेयर में 50 GB डेटा आ सकता है। ठीक, एक होती है आपकी फ्लैश मेमोरी बच्चे। फ्लैश मेमोरी में देखो, वो हमने देखा था पीछे डबल EEPROM, इलेक्ट्रिकली रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, अभी हमने देखा था, उसका एग्जांपल था फ्लैश मेमोरी। तो ये फ्लैश मेमोरी वही होते हैं जिसमें आपकी पेन ड्राइव आ जाएगी, डिजिटल कैमरेज आ जाएंगे, मेमोरी आ जाएगी, USB ड्राइव्स आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपकी फ्लैश मेमोरी का हिस्सा है। देखिए, सवाल यहाँ से बनाएगा तो ऐसा बनाएगा कि कौन सा हिस्सा फ्लैश मेमोरी का नहीं है, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, फर्स्ट मेमोरी नहीं है। तो इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं यहाँ से। सारे सवाल दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, तो आप चीज़ों को ध्यान रखा करिए। आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ यार, डरने का कोई विषय ही नहीं है। कंप्यूटर पे मेरा टारगेट है कि हम 100% स्कोर करें। ठीक है, ये मेरा पूरा टारगेट है और हम इसको अचीव भी कर लेंगे। बस आप लोगों को प्यार चाहिए और साथ चाहिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, अच्छी लग रही है क्लास तो। दूसरी बात, जानकारी काम की मिल रही है तो इसे नोट कर लिया करो। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। 70% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है जो वीडियो देखते हैं मेरी। दूसरी बात है, हो सके तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। ठीक है, देखो USB की फुल फॉर्म आप ध्यान रखना, यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। MC मेमोरी कार्ड बोलते हैं। SD कार्ड का मतलब सिक्योर डिजिटल कार्ड होता है। ठीक है, ये एक फुल फॉर्म है जो मैंने डाली है, ध्यान रखना। इसके अलावा देखो, आप यहाँ ध्यान रखना कि कंप्यूटर मेमोरी का विकास करता वही है, जॉन वॉन न्यूमैन है। पहली मशीन जिसमें कंप्यूटर मेमोरी डाली गई थी वो EDSEC थी, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये इसका नाम है EDSEC। ठीक है, ध्यान रखना कि पहली मशीन जिसमें कंप्यूटर मेमोरी दी गई थी वो आपका EDSEC थी, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसको बोला गया। ठीक है, अब देखिए, एक कंसेप्ट इसी में आ जाता है, डिस्क फॉर्मेटिंग का आ जाता है। हालांकि अलग से एक टॉपिक दिया गया है, लेकिन ये इसी के अंतर्गत आता है तो हम इसे यहीं कवर कर देंगे। ठीक है, यानी कि डाटा भंडार के लिए जो व्यवस्थित करने का तरीका होता है किसी भी डिस्क को, यानी कि एक आपकी CD है, एक डिवाइस है, एक मेमोरी डिवाइस है, उसको जो किस तरीके से उस पर डाटा आएगा, उसका हम भंडार कैसे करेंगे, स्टोर कैसे करेंगे, उसका मैनेजमेंट करना क्या कहलाता है, डिस्क फॉर्मेटिंग कहलाता है। यानी डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करने की प्रक्रिया। अब ये ट्रैक सेक्टर क्या होता है, ध्यान से देखते हैं। जब हम डिस्क को फॉर्मेटिंग करते हैं उसके मैनेजमेंट के लिए, तो हम वहाँ पर एक FAT बनाते हैं, यानी कि फाइल एलोकेशन टेबल बना लेते हैं, जिसमें हम सारी जानकारी रखते हैं, जिससे अगर भविष्य में हमें कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो हम वहाँ से उसको ले सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, जो ट्रैक्स होते हैं, जो गोल गोल चक्कर आपको दिख रहे हैं ना, ये बाहर वजह से गोल गोल जो दिख रहे हैं, ये इनको बोलते हैं बच्चे ट्रैक्स, इनको ट्रैक्स बोलते हैं। ये सकेंद्रित वर्त होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं, सकेंद्रित। सकेंद्रित का मतलब जिनका सेंटर एक होता है उसे बोलते हैं सकेंद्रित, जिसका सेंटर क्या हो, एक हो, उसे सकेंद्रित कहते हैं। ठीक है, डेटा को वर्ताकार पथों में रिकॉर्ड करना ये ट्रैक्स का काम है। ठीक है, इस ट्रैक्स का एक हिस्सा ध्यान से देखना, जैसे मान लिया ट्रैक्स बता दिया मैंने आपको। अब इसमें जो हमने एक हिस्सा ये काटा, ये एक हिस्सा काटा इसका, इसको बोलते हैं सेक्टर। ट्रैक का एक हिस्सा सेक्टर, यानी डाटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई हम ट्रैक्स को, सेक्टर को बोलते हैं ट्रैक के अंदर। तो ट्रैक के अंदर एक सेक्टर होता है, छोटा सा सेक्टर होता है जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और ये बातें आपकी डिस्क फॉर्मेटिंग, डिस्क को एक तरीके से बांटना क्या है, डिस्क फॉर्मेटिंग है। और अभी आपने एक सवाल भी देखा होगा, हालांकि विंडोज 7 से संबंधित था। विंडोज 7 में बताया गया था कि डिस्क को कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है, तो वहाँ पे आपका 4 एक ऑप्शन था, जो पटवारी पेपर था उसमें ये सवाल आया था। ठीक है, जब हम विंडो की बात करेंगे, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो जिक्र मैं वहाँ करूँगा, लेकिन आप ये ट्रैक्स और सेक्टर्स को दिमाग में रख सकते हैं। इसके बाद बच्चे एक होता है पेजिंग। पेजिंग किसे बोलते हैं, लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में बांटने को पेजिंग कहते हैं।
जो एक लॉजिकल मेमोरी होती है उसे एक तरीके के आकार में बांटने को पेजिंग बोलते हैं, ध्यान रखना। बैकअप आप जानते हैं, मूल स्रोत से अलग डेस्टिनेशन पर कॉपी कर डेटा को सुरक्षित रखना, उसको बैकअप कहते हैं, ठीक है। यानी कि आपकी कोई डेटा है वो एक स्थान पर है, आपने कहा बैकअप के रूप में से कहीं और भी रख लेता हूँ, तो आपने उसी डेटा को किसी और स्थान पर रख दिया तो वो आपका बैकअप है, ठीक है। एक ये आपका फ्लिप फ्लॉप सर्किट है, यानी कि इसका उपयोग कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस की भांति करते हैं। फ्लिप फ्लॉप सर्किट की जो आपको कंप्यूटर को एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह काम करने में मदद करता है, ठीक है। ये मैं बता रहा था ना आपको कि मैंने एक टेबल भी बनाया है, तो ये टेबल देख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले रजिस्टर है जो सबसे छोटी मेमोरी है, उसके बाद कैश मेमोरी है, रोम रैम है, मैग्नेटिक डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है और फिर मैग्नेटिक टेप है। यहाँ पे देखो ध्यान से देखना बात को, आप क्या ध्यान से देखना कि अगर आप इसे देखोगे स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से आप जितना ऊपर जाओगे वो कम है, यानी कि रजिस्टर सबसे कम आपकी क्या रखती है, स्टोरेज कैपेसिटी रखती है। कैश मेमोरी उससे ज़्यादा, रोम उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, मैग्नेटिक सबसे ज़्यादा। अगर अधिक की बात करोगे, वहीं गति की बात करोगे तो सबसे तेज़ गति मैंने बताया ना आपको किसकी है, वो रजिस्टर की है। यानी कि गति के मामले में रजिस्टर सबसे तेज़ है और मैग्नेटिक टेप सबसे ही कम है गति में। तो ये एक तरीका है याद करने का, आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने कर ली इसमें। तो ये सारी बातें किससे संबंधित है बच्चों, आपकी मेमोरी से जुड़ी हुई हैं। और मेरे हिसाब से आपने बहुत ठीक से इसे देख लिया होगा। आपको देखो इसके एमसीक्यू कराऊंगा मैं, आप लोड मत लीजिए, फटाफट पहले थ्योरी करवा देता हूँ, उसके बाद सारे के सारे फिर एमसीक्यू करवाऊंगा मैं आप लोगों को। इसके अलावा इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कोई आपका अगर डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। साथ ही साथ आप मुझे थोड़ा सा अगर अपडेट दोगे तो मुझे बताना कि क्या मैं कंप्यूटर की कक्षाएं भी जल्द से जल्द शुरू कर दूं। कंप्यूटर कह रहा हूँ, उत्तराखंड की कक्षाएं क्या मैं जल्द से जल्द शुरू कर दूं। उत्तराखंड को मुझे लेकर के चलना आप लोगों के साथ, वो भी मुझे पढ़ाना है आप लोगों को, ठीक है। वो है साथ ही साथ अगर कहोगे तो प्रैक्टिस सेट भी अपन लोग स्टार्ट कर देंगे जो लेटेस्ट पैटर्न पर होंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो जैसे भी जानकारी रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे आगे। बाकी आप खूब मेहनत करिए, खूब पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।